हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और यहाँ पर आपको लेखपाल का जो ग्रामीण विकास सिलेबस में है उसके अंतर्गत दूसरा लेक्चर दिया जा रहा है और अंतिम लेक्चर है। एक लेक्चर आपको दिया जा चुका है, उस लेक्चर को जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। बाकी अगर लिंक नहीं भी होगी तो आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। वह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी लेक्चर से आपको मिल जाएंगे। बाकी घटना चक्र से यह सभी लेक्चर दिए जा रहे हैं। घटना चक्र आप खरीद लीजिए मार्केट से। आपके सिलेबस में, लेखपाल के सिलेबस में आपके जीएस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ के 25 क्वेश्चन हैं। उसके अलावा हिंदी के 25 क्वेश्चन है और ग्रामीण विकास के 25 क्वेश्चन हैं। ग्रामीण विकास के अंतर्गत आप देखेंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हो सकती हैं या फिर केंद्र सरकार की योजनाएं हो सकती हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि पिछली बार पूछा गया था 2015 वाला जो पेपर, उसको देखेंगे आप तो यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो 2015 में पूछे गए हैं। लेकिन अब चल रहा है 2022, तो समय भी परिवर्तित हो गया, आप भी परिवर्तित हो चुके हैं, तो क्वेश्चन का लेवल भी परिवर्तित हो सकता है, यानी लेवल हाई जा सकता है। और मतलब टोटल 100 क्वेश्चन हैं और कट ऑफ आप मान के चलिए 100 क्वेश्चन में कट ऑफ कम से कम 80 प्लस ही रहेगी। 80 प्लस, 2.5 लाख से ऊपर लोग पेपर दे रहे हैं। 80 प्लस कट ऑफ होने का कहने का मकसद ये है क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं लेखपाल का, वो लोग प्रॉपर सही तरीके से मतलब तैयारी करने वाले लोग हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनसे ये लेखपाल का एग्ज़ाम चूक जाए। क्योंकि एक तरह से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहीं पर जैसे कि मेंस वगैरह दे चुके हैं और भी एग्ज़ाम मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो बैकअप प्लान के तौर पर लेखपाल को रख रहे हैं। तो ये हल्के में ना लेकर इस एग्ज़ाम को दीजिएगा कि मतलब बहुत आसान है। बहुत आसान नहीं है। मैथ पढ़िए पूरा, 25 क्वेश्चन मैथ सबकी हालत ख़राब करेगा। हिंदी भी आसान नहीं पूछा जाएगा और ग्रामीण विकास तो ये जितना पढ़ाया जा रहा है उतना तैयार कर लीजिए, बाकी आप लोग लगा सकते हैं। और हिंदी जीएस तो आप जानते हैं, जीएस में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीएस जो आप लोग यूपीपीसीएस के लिए पढ़े हैं उसी जीएस को मेंटेन रखिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ बहुत ही अलग टाइप के फैक्ट भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए एकदम पूरे तरीके से तैयार रहिए। और यहाँ पर आज जो है कि 2-3 चैप्टर रखे गए हैं। एक चैप्टर अनुसंधान वाला है, वो नहीं रखा गया है। अनुसंधान वाले चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ है नहीं कि जो उसमें पढ़ाई जाए, और अगर पढ़ाई भी जाएगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे और बोर हो जाएंगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए उसको आप लोग थोड़ा बहुत देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा उसको, नहीं तो बोर होंगे। उससे अच्छा है कि आप यूपी स्पेशल बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए। उसके अलावा आप हिंदी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, मैथ में समय दे दीजिए, उसको छोड़िए। बाकी जो चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हमें लगी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसको हमने यहाँ पर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राम्य विकास क्या है? ग्राम्य विकास, अब गांव का विकास कैसे होगा, एक आम भाषा में समझिए कि गांव का विकास कैसे होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें योजनाएं लेके आती हैं, हमेशा योजनाएं बनती हैं। जैसे सौभाग्य योजना, पता होना चाहिए कि 24 सितंबर, संभवतः 24 सितंबर ही है, 24 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना, सहज हर घर जो नहीं, सौभाग्य क्या है, बिजली की योजना है। तो सहज हर घर बिजली योजना है ना, सबके घरों पर बिजली पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। उसके अलावा योजनाएं जैसे कि भारत निर्माण योजना शुरू की गई थी। उसके अलावा जैसे मनरेगा योजना है, तो ग्रामीण विकास के लिए ही योजनाएं शुरू की जाती हैं। इसीलिए योजनाओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और योजनाओं के द्वारा ही गांव का विकास किया जाता है। जैसे मनरेगा के द्वारा आपने देखा होगा कि आपके गांव में तालाब वगैरह की खुदाई की जा रही है, वृक्षारोपण किया जा रहा है, तो वही है ग्रामीण विकास। क्या है? तो ग्रामीण विकास प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग, सुरक्षा और संवर्धन है, जिसकी आवश्यकता मानव जीवन की परिस्थितियों में लंबे समय तक सुधार लाने के लिए। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यावरण को बरकरार और सुरक्षित रखते हुए नौकरी और आय के अवसरों का भी प्रावधान सम्मिलित है। नौकरी और आय का भी प्रावधान, जैसे मनरेगा आप देख लीजिए, मनरेगा में नौकरी भी हो रही है, नौकरी भी लोगों को मिलती है और उनकी इनकम भी बढ़ाने का प्रयास है। 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है और साथ ही साथ मनरेगा के द्वारा गांव में तालाब वगैरह की सफाई भी की जाती है और इससे वृक्षारोपण भी करवाया जाता है, तो बहुत से वहाँ पर काम हो जाते हैं। तो यही ग्रामीण विकास है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कृषि वर्ग में सामंतवादी कृषि प्रणाली की बात करें तो सामंतवादी कृषि प्रणाली क्या है कृषि वर्ग में? तो सामंतवादी वे परिवार हैं जो सामान्यतः भूमि के बड़े हिस्से के मालिक हैं।
बड़े हिस्से के मालिक हैं या उसे नियंत्रित करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वे खेती के काम में शामिल नहीं होते। मतलब प्रत्यक्ष रूप से कुदाल हो गई, फावड़ा हो गया, ये सब लेकर खेत में नहीं पहुंचते हैं, है ना। वो सिर्फ ज़मीन के मालिक होते हैं। वो काश्तकार को खेती करने के लिए पट्टे पर अपनी भूमि देते हैं। तो यानी खेती कौन करता? काश्तकार। काश्तकार को पट्टे पर, पट्टा एक तरह से एग्रीमेंट के तौर पर कि इतना आपको उपज का देना पड़ेगा, है ना, तो इस पर वो देते हैं। तो सामंतवादी वे परिवार हैं जो सामान्यतः भूमि के बड़े हिस्से के मालिक हैं या उसे नियंत्रित करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वे खेती के काम में शामिल नहीं होते हैं। वे अपनी भूमि काश्तकार को खेती करने के लिए पट्टे पर देते हैं। ठीक है, भूमि से उनको क्या मिलता है? भूमि से उनकी आय का मूल स्रोत काश्तकार द्वारा किया गया, तो भूमि से उनकी आय का मूल स्रोत काश्तकार द्वारा दिया गया किराया है। उनके द्वारा लिया गया किराया फसल उत्पाद के रूप में नगद हो सकता है। ठीक है, तो यही कृषि वर्ग सामंतवादी वर्ग है। आपको काश्तकार भी यहाँ पर पता चल गया, यहाँ पर आपको सामंतवादी परिवार भी पता चल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृषि वर्ग में पूंजीवादी कृषि प्रणाली की बात करें, वे किसान जो काफ़ी भू संपत्तियों के स्वामी हैं या नियंत्रित करते हैं और जो अपने खेतों में खेती बाड़ी श्रमिकों की सहायता से अपने स्वयं के निर्देशन व या प्रतिनिधि के मार्गदर्शन से करवाते हैं। अब यहाँ पर हमने अभी सामंतवादी देखा कि पट्टे पर दे देते हैं और निर्देशन वगैरह नहीं करवाते हैं, लेकिन पूंजीवादी कृषि प्रणाली में क्या होता है? कृषि वर्ग में पूंजीवादी कृषि प्रणाली में क्या होता है कि खेतों में खेती बाड़ी श्रमिकों की सहायता से अपने स्वयं के निर्देशन या प्रतिनिधि के मार्गदर्शन से करवाते हैं। स्वयं खुद ही निर्देश करते हैं या फिर प्रतिनिधि रख के करवाते हैं। ठीक है, तो ये पूंजीवादी कृषि प्रणाली में होता है, उन्हें पूंजीवादी किसान कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कृषि से रिलेटेड बहुत से आंदोलन वगैरह की बातें भी हैं, लेकिन उससे पहले हमें जान लेना चाहिए जैसे जो सिस्टम था प्री इंडिपेंडेंस से पहले जो लगान वगैरह का सिस्टम था और पोस्ट इंडिपेंडेंस में किस प्रकार से भूमि सुधार भारत में किया गया, ये आपके सिलेबस में भी है, लेकिन दिया गया बहुत ज़्यादा कुछ दिया गया है, तो ज़्यादा कुछ के चक्कर में दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको चलिए देखते हैं। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर लिखा गया नहीं है, हम ऐसे ही आपको बताएंगे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्वेश्चन जीएस के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है, बाकी यहाँ सिलेबस में है ही, सेकेंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में या पहले ही चैप्टर में वो दिया गया है, तो हम आपको बताते हैं। 1790 में ज़मींदारी व्यवस्था शुरू की गई थी। 1790 में ज़मींदारी को अस्थाई कर दिया गया। 1793 में कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। 1790 में शुरू किया गया था 10 वर्ष के लिए, लेकिन 1793 में इसको अस्थाई बना दिया गया, अस्थाई कर दिया गया। ठीक है, और इसी में 1794 में, यहाँ 19 लिख दी, 1794 में एक सूर्यास्त का नियम लागू किया गया। सूर्यास्त का नियम क्या था कि समय पर, नियत समय पर यदि सरकार के पास लगान या राजस्व नहीं पहुंचता है तो उसकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाएगी। मतलब जो ज़मींदार है समय पर नहीं पहुंचाता, ज़मींदारी नीलाम कर देगा। इसमें 3 चीज़ें थीं। एक तो हो गई सरकार, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, सरकार, और बीच में आ जाते हैं ज़मींदार, और तीसरे नंबर पे यहाँ पर आ जाते हैं मतलब ग्राउंड लेवल पे किसानों से ज़मींदार लेते थे भू राजस्व का 1/11 भाग जो है कि ज़मींदार रखते थे और 10/11 भाग क्या सरकार रखती थी। ठीक है, 10/11। अब 1794 में जब सूर्यास्त का नियम लाया गया कि अगर नियत समय पर आप नहीं देते हैं लगान तो क्या होगा, आपकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो ज़मींदार लोग मनमाने तरीके से ज़बरदस्ती लोगों से, किसानों से लिया करते थे। ठीक है, भू राजस्व ले लिया करते थे, ज़बरदस्ती ले लिया करते, इतने समय पर दो, नहीं दोगे तो तुम्हारी जो है कि ज़मीन ही मतलब तुम्हारे अब हिस्से में नहीं रहेगी, अब हमारे अंडर में आ जाएगी। तो ऐसी चीज़ें थी। ठीक है, और 1945 में प्लाउड कमीशन बना था। 1945 में प्लाउड कमीशन, प्लाउड बोलते हैं, फ्लाउड भी बोलते हैं, फ्लाउड कमीशन था जो ज़मींदारी की जो खामियां वगैरह थी इसकी जांच के लिए बना था। याद रखिएगा 1945 में प्लाउड कमीशन था, ज़मींदारी व्यवस्था में जो खामियां थी उसके लिए यह बना था। और यह रिपोर्ट में भी कहा कि इस व्यवस्था में अनेक खामियाँ, अर्थात इस रिपोर्ट में अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना भी की गई थी, ज़मींदारी व्यवस्था की आलोचना भी की गई थी। तो यह थी ज़मींदारी व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था क्या थी? दूसरी व्यवस्था ज़मींदारी के बाद आती है कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी। ठीक है, तो इस व्यवस्था में क्या था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना गया, और लगान जमा करने का दायित्व भी किसानों को ही दिया गया।
किसान ही लगान अब जमा करेंगे। और ज़मींदारी में आपने क्या देखा कि किसानों के बीच में एक बिचौलिया था, ज़मींदार, जो ज़मींदार किसानों से लगान लेता था, भू राजस्व लेता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था ले जाकर, ठीक है। लेकिन रैयतवाड़ी में क्या था कि रैयतवाड़ी में सीधे किसान से लगान लिया जाता था। ओके, यदि किसान निर्धारित लगान जमा नहीं कर पाता था तो उसे भू स्वामित्व से वंचित कर दिया जाता था। और यहाँ पर जो दर निश्चित की गई थी 1/3 यानी 33% आपको भू राजस्व देना होगा। आपके खेत में 100 kg 100 किलो अनाज का उत्पादन होता है तो आपको 33 kg सरकार को देना पड़ेगा। ऐसा रैयतवाड़ी व्यवस्था में था। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को इस व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। और यह व्यवस्था मद्रास हो गया, दक्कन का क्षेत्र हो गया और बम्बई, बॉम्बे, मद्रास और दक्कन के पूरे क्षेत्र में लागू थी। ज़मींदारी की बात करते हैं तो ज़मींदारी लागू थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसके अलावा बनारस व उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र भी शामिल थे इसमें। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र भी शामिल थे। तो आपने देखा, आपने अस्थाई बंदोबस्त देखा, रैयतवाड़ी व्यवस्था भी देख लिया। अब तीसरी व्यवस्था जो थी महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी तीसरी वाली? महालवाड़ी, महाल का तात्पर्य होता है गांव, इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। मतलब गांव का जो मुखिया जैसे वर्तमान में कहा जाता है प्रधान है, उसी से समझौता होता था। गांव का प्रधान ही पूरा भू राजस्व एकत्रित करके सरकार के पास जमा करता था, ठीक है। और इसमें हाल्ट मैकेंजी को इसका जनक कहा जाता है। मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने इस व्यवस्था, मतलब 1833 में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे बेहतर रूप में सामने आई थी। मैकेंजी, मार्टिन बर्ड, जेम्स टॉमसन इस महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित हैं और यह ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर फैली हुई थी। इसके अंतर्गत मध्य प्रांत हो गया, उत्तर प्रदेश और पंजाब में लागू की गई थी। मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश और पंजाब में यह लागू की गई थी। तो आपने 3 व्यवस्था देखी। आपने देखा सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त के बारे में हमने बताया। जो अस्थाई बंदोबस्त अस्थाई कर दिया गया 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अतिरिक्त बनारस और उत्तरी कर्नाटक तक फैली हुई थी और ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर फैली हुई थी। 19% भूभाग पर, ब्रिटिश के अंतर्गत जितना क्षेत्र था उसके 19% भूभाग पर फैली हुई थी। 1/11 जमींदार अपने पास रखता था और 10/11 कौन रखता था? सरकार को वो जमा करता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि सर्वाधिक 51% भूभाग पर फैली हुई थी, 51% जो बम्बई, दक्कन वगैरह के क्षेत्रों में थी। 1/3 इसमें लगान निर्धारित कर दी गई थी और कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो को इसका जन्मदाता माना जाता है। कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो संबंधित है, रैयतवाड़ी व्यवस्था थे। रैयतवाड़ी में किसान ही लगान जो होता है लगान या भू राजस्व देता था। और वहीं महालवाड़ी की बात करें तो महालवाड़ी व्यवस्था जो है कि महाल का तात्पर्य गांव है और गांव का मुखिया ही लगान देता था। और हाल्ट मैकेंजी को इसका जनक माना जाता है। यह ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर था। मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश और पंजाब में लागू की गई थी। मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन भी इससे संबंधित हैं। तो आपने तीनों देख लिया, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। यहाँ से क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सीधे सिलेबस में है ग्रामीण विकास की, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आगे बात बढ़ती है कि जब देश आज़ाद हो गया तो उस प्रकार से भूमि सुधार कैसे किया गया था। तो ये आप अगर यूपी पीसीएस मेंस वगैरह दे रहे हैं तो यूपी पीसीएस मेंस में लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया करके एक टॉपिक सीधे है और हमेशा क्वेश्चन वहाँ से उठा दिए जाते हैं। और अगर किसी का ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में ऑप्शनल पेपर 2 में भी लैंड रिफॉर्म्स की बातें हैं। तो लैंड रिफॉर्म जो भारत में हुआ था उसमें बहुत से लोग भी सम्मिलित हैं। जैसे बाद की बात करें तो विनोबा भावे जी का नाम आता है, विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान ग्रामदान आंदोलन शुरू किया था। आंध्र प्रदेश के पोंचमपल्ली संभवतः वहाँ से शुरू किया था, देख लीजिएगा आप लोग। भूदान आंदोलन, ग्रामदान मतलब कि गांव ही दान कर दीजिए। पूरा गांव का गांव अगर किसी ज़मींदार के पास है तो उससे रिक्वेस्ट की जाती थी। और इस रिवोल्यूशन को, भूदान और ग्रामदान को कहा जाता है ब्लडलेस रिवोल्यूशन, बिना खून की क्रांति। ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी कहा जाता है भूदान और ग्रामदान को, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग।
ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भूदान और ग्रामदान को कहा जाता है। और इसमें ज़मींदार से, जैसे हम बता रहे हैं कि भूदान और ग्रामदान, जिनके पास ज़्यादा भूमि है उनको दे दो, जिनके पास नहीं भूमि है। ग्रामदान का मतलब किसी ज़मींदार वगैरह के पास अगर पूरा का पूरा गांव है तो वो गांव ही दान कर दीजिए, और गांव के जो लोग दूसरे गांव में रहते हैं उनमें बंटवारे करके उनके नाम पर कर दीजिए ज़मीन। और बहुत सक्सेस भी इसे मिली थी। और इससे संबंधित हैं विनोबा भावे। और विनोबा भावे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मिला था क्या, जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1949 में एक कमेटी बनी थी जेसी कुमारप्पन की, लैंड रिफॉर्म्स की बात चल रही है, जेसी कुमारप्पन, ठीक है, जेसी कुमारप्पन की कमेटी बनी थी। इन्होंने 4 चीज़ें बताई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट में 4 चीज़ें निकल कर सामने आई। इन्होंने कहा कि इंटरमीडियरीज जो हैं, जो बिचौलिए हैं, उसको ख़त्म कर दिया जाए। एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज की बात कर दी है। पहली चीज़ तो एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जो बिचौलिए यानी ज़मींदार वगैरह हैं, इनको ख़त्म कर दिया जाए। और जो लोग खेती कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से काश्तकार हैं, उन्हीं के नाम पर ज़मीन कर दी जाए। तो ऐसा किया गया। और ऐसा करने की वजह से क्या हुआ, कम से कम 2 करोड़ लोग ऐसे थे भारत में जिनके पास ज़मीन नहीं थी, वो ज़मीन के मालिक हो गए, है ना। तो एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज यानी कि बिचौलिए जो बीच वाले लोग हैं, जैसे ज़मींदार हैं, तो उनको ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी चीज़ टेनेंसी रिफॉर्म किया गया। टेनेंसी रिफॉर्म मतलब कि लगान की दर बहुत ज़्यादा थी, 35 से 40%, 50% तक लगान ली जाती थी। तो जब इसमें रिफॉर्म किया गया, इसमें सुधार किया गया टेनेंसी रिफॉर्म में, तो उसको 20 से 25% तक कर दिया गया कि अब इससे ज़्यादा लगान नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या की गई कि लैंड होल्डिंग की गई, फिक्स कर दिया गया कि एक व्यक्ति के पास मैक्सिमम इतना ही खेती जो है कि उसके अंडर में रह सकती है, उसके नाम पर कुछ 10 बीघा 20 बीघा ही खेती रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अब कुछ लोगों के पास 2-2, 400, 500 बीघा खेती थी, तो जब लैंड होल्डिंग कर दी गई तो एक्स्ट्रा ज़मीन, अतिरिक्त ज़मीन मिल गई। लैंड होल्डिंग कर दी गई तो अतिरिक्त ज़मीन प्राप्त हो गई, है ना। अतिरिक्त ज़मीन मिली तो सरकार ने क्या किया, जो अतिरिक्त ज़मीन थी उनको उन लोगों के नाम किया जो लोगों को पास, मतलब जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं थीं, ठीक है। और चौथी चीज़ क्या थी कि कंसोलिडेट कर दिया गया लैंड होल्डिंग को। मतलब कि जो टुकड़ों में इधर उधर खेत बटे हुए थे, किसी का 1 बीघा खेत उस गांव में है, जैसे उसको चकबंदी कहते हैं। चकबंदी आपने पीछे पढ़ा है कि जो चक है आपका खेत है, कुछ खेत आपका दूसरे गांव में है, कुछ खेत आपका नहर के किनारे, कुछ खेत आपके घर के सामने है, कोई खेत आपको उधर रेलवे के किनारे है। तो सभी खेतों को एक जगह लाकर आपको एकत्रित करके एक जगह दे दिया गया, है ना। तो यही चकबंदी होती है। तो यही किया गया कि मतलब 2-2 बीघा 4-4 बीघा इधर उधर एक जगह आपको लाकर 10 बीघा 20 बीघा दे दिया गया। और इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। आप 10 बीघा 4 जगह 5 जगह खेत है, तो आप अगर खेत का निरीक्षण करने भी जा रहे हैं, खेत देखने जा रहे हैं कि पानी चाहिए किसमें किसमें नहीं चाहिए, तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। और एक ही जगह खेत रहेगा तो आप आसानी के साथ कुछ ही समय में कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा भी है। और ज़्यादा खेत रहता है तो एक साथ अलग प्रकार की फसलें भी वहाँ पर शुरू की जा सकती हैं। तो ये 4 चीज़ें की गई। पहली चीज़ क्या की गई, इंटरमीडियरीज यानी बिचौलियों को ख़त्म किया गया। दूसरी चीज़ क्या की गई कि टेनेंसी लगान की दर निर्धारित कर दी गई। लैंड होल्डिंग निर्धारित कर दी गई कि एक व्यक्ति के पास मिनिमम इतनी ज़मीन होनी चाहिए। चौथी चीज़ जो कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग कर दी गई, जिसके पास जो मतलब अलग अलग टूटे फूटे खेत इधर उधर थे, तो उसकी एक तरह से चकबंदी कर दी गई। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमने प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये बातें कर लिया हमने। अब आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसको देखते हैं। यहाँ तक आपको कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, ये सब चीज़ें बहुत अजीब तरीके से आपको देखेंगे कि इस घटना चक्र में ही, इसी बुक में आपको अजीब तरीके से दी गई हैं, और आप पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा चीज़ें ध्यान दीजिएगा। हाँ, अंग्रेज़ों के सामंतवादी विरोधाभास वगैरह, कुछ आंदोलन वगैरह, बरगा आंदोलन पश्चिम बंगाल में था, इसी बटाईदारी सामंतवादी के विरुद्ध था। और नक्सली आंदोलन भी हुए थे। नक्सलबाड़ी एक जगह है वहाँ पर पश्चिम बंगाल में, तो उसी के नाम पर नक्सली कहे जाते हैं लोग। सरकार से नहीं खुश हैं, मतलब सरकार से खुश नहीं रहते हैं कि हमारी ज़मीनें ले ली गई हैं, वहाँ पर कंपनी वगैरह लगा दी गई हैं, वो तो अलग केस हो जाता है। तो नक्सली आंदोलन भी इन्हीं सबसे रिलेटेड है। भूदान ग्रामदान हमने आपको बता दिया कि ग्रामदान क्या था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं। हाँ, लुटेरा भगाओ कृषि बचाओ, ये अभियान शुरू हुआ था, जिसमें WTO के विरोध में स्वतंत्रता के चार्टर पर बहुत अधिक लोगों के हस्ताक्षर एकत्रित किए गए। तो लुटेरा भगाओ कृषि बचाओ ये अभियान शुरू किया गया था। थोड़ा सा इसको सर्च करिएगा, सर्च करने के बाद कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक।
ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो कि हाँ, अब कुछ योजनाएं हैं जैसे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था 1952 में। इसमें पहली बार बड़े पैमाने पर सीधे फील्ड के स्तर पर विकास प्रशासन गठित करने का प्रयास किया गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में, इतना ही याद रखिएगा कि 1952 में आया था। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमने बताया था कि बलवंत राय मेहता की कमेटी जो बनी थी 1957 में बनी थी। यूपीपीसीएस ने इस बार क्वेश्चन पूछा तो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवीके राव, एलएम सिंघवी, कब कब इन लोगों की कमेटी बनी थी, कब कब इन लोगों की रिपोर्ट आई थी, ये सब भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा बेहतर तरीके से। आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको देख लीजिए। वो लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ ये जो लेक्चर है यहाँ से कम ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति 1952 अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति ने ही 1952 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में पहली बार ग्राम विकास के लिए एक एकीकृत संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया। इस समिति ने राष्ट्र, राज्य, जिला, खंड और गांव के विभिन्न स्तरों पर व्यवस्था का प्रारूप भी तैयार किया 1952 में अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति ने। ठीक है, राष्ट्र यानी देश, फिर राज्य, फिर जिला, फिर खंड और फिर गाँव की बात की। इसी ने 100 से 200 गांव को लेकर एक विकास खंड के रूप में तालुक की स्थापना की सिफारिश की। तालुक की स्थापना की सिफारिश की। इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई थी कि जिला स्तर पर विकास संबंधी गतिविधियों को कलेक्टर के अधीन एकीकृत किया जाए, कलेक्टर साहब के अधीन एकीकृत किया जाए। इसमें नीतियों के समन्वय और संयुक्त कार्रवाई को सुगम बनाने हेतु राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति की तथा एक गैर सरकारी बोर्ड की भी सिफारिश की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड का सृजन योजना और समेकित ग्राम विकास की बुनियादी इकाई के रूप में किया गया, जिसमें स्व सहायता और जनता की भागीदारी पर विशेष जोर देते हुए कृषि, पशुपालन, ग्रामोद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण आदि को सम्मिलित किया गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर की गई। उसके अलावा और भी अलग अलग कार्यक्रम देखिए शुरू हुए हैं और कुछ ऐसे हैं कि जिसको जानना आवश्यक है, ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था क्या है ग्रामीण विकास से। यहाँ पर लिखा गया कि ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन 1979 में किया गया, 1979 में किया गया। ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन 1979 में किया गया। सीधे सीधे पूछा भी जा सकता है, 1979 में किया गया था और यह 1982 तक इसी रूप में चलता रहा। ठीक, फिर 1982 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, ग्राम विकास मंत्रालय कर दिया गया। तो ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय 1979 में बना, बाद में 1982 में इसका नाम बदल के ग्राम विकास मंत्रालय कर दिया गया। जनवरी 1985 में कृषि एवं ग्राम विकास मंत्रालय के अधीन ग्राम विकास विभाग बन गया। जनवरी 1985 में कृषि एवं ग्राम विकास मंत्रालय के अधीन ग्राम विकास विभाग बन गया। सितंबर 1985 में इस मंत्रालय का नाम एक बार फिर बदलकर कृषि मंत्रालय कर दिया गया और इसमें एक अलग ग्राम विकास विभाग रखा गया। तो कृषि मंत्रालय के अधीन एक अलग से विभाग ग्राम विकास विभाग रखा गया। अप्रैल 1999 से इसे फिर से ग्रामीण विकास मंत्रालय कहा जाने लगा, यानी कि आज की डेट में ग्रामीण विकास मंत्रालय है। ठीक है, ग्राम विकास मंत्रालय एक अलग मंत्रालय है। इसके दो विभाग हैं, ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग। इन दोनों विभागों का प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है, जिसकी सहायता के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं और हमने वो भी आपको बताया था कि सचिव आपने देखा होगा, पंचायत वेब सीरीज़ नहीं देखा तो देख लीजिए, बहुत सी चीज़ें आपको पता चलती हैं और खाली समय हो तब देखिए, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसमें सचिव जो रहते हैं, सचिव वीडियो होते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो। उसमें मतलब वेब सीरीज़ में दिखाया गया है कि वीडियो साहब सिर्फ एक गांव था फुलेरा के वीडियो थे, सचिव थे। लेकिन वर्तमान स्थिति जो है उत्तर प्रदेश में एक वीडियो साहब 5 गांव को देखते हैं, 5 गांव उनके अंडर में होता है ना। एक वीडियो के अंतर्गत 5 गांव होता है और लेखपाल साहब के अंतर्गत कितने गांव होते हैं ये भी निर्धारित करती है राज्य सरकार की। एक लेखपाल साहब के अंतर्गत इतने गाँव होंगे। ठीक है, जो खसरा, खतौनी ये सब बनाएंगे, पिछला लेक्चर देख लीजिए जाकर। ठीक है, चलिए। हाँ, एक राष्ट्रीय ग्राम विकास कोष की स्थापना 1984 में की गई थी। राष्ट्रीय ग्राम विकास कोष की स्थापना 1984 में की गई थी। ईयर वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विकास समिति का अध्यक्ष सामान्यतः मुख्यमंत्री होता है। लगभग सभी राज्यों में एक अलग ग्राम विकास विभाग होता है और जिसका प्रमुख एक सचिव होता है। ओके, विकास समिति का अध्यक्ष सामान्यतया मुख्यमंत्री होता है। विकास समिति का अध्यक्ष सामान्यतया मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, यहाँ पर जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो कलेक्टर ही जिले की योजनाओं का समन्वय करता है और जिला योजना समिति की अध्यक्षता करता है।
जिला योजना समिति की अध्यक्षता भी कलेक्टर साहब ही करते हैं। इस समिति में सरकारी और गैर सरकारी सदस्य होते हैं, जिसकी सहायता एक जिला योजना अधिकारी करता है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि खंड प्रशासन में खंड स्तर पर एक अधिकारी अर्थात खंड विकास अधिकारी बीडीओ साहब होते हैं। पीसीएस बीडीओ है ना, बीडीओ साहब होते हैं। भारत सरकार ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय विकास विस्तार सेवाओं की समीक्षा के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति की। वही चीज़ें सब दी गई हैं जो पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं कि बलवंत राय मेहता समिति बनी, त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था की गई, तो वीडियो हो गए, इन सब लोगों के बारे में चीज़ें हमने देखा पिछले लेक्चर में। और 73वें संविधान संशोधन 1992 की बात हो गई, 33% महिलाओं को आरक्षण की बात, यही सब चीज़ें हैं। ओके। जिला ग्राम विकास एजेंसी का सृजन, डीआरडीए क्या है? ग्राम विकास मंत्रालय ने यह सिफारिश की थी कि जिला स्तर पर नियोजन और क्रियान्वयन एजेंसी की भूमिका जिला ग्राम विकास एजेंसी को निभानी चाहिए। इस एजेंसी का अध्यक्ष कलेक्टर, उपायुक्त अथवा जिला मजिस्ट्रेट हो सकता है। ठीक है, चलिए। हाँ, जिला योजना समिति 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 के तहत प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति का गठन दायित्व राज्य सरकार को सौंपा गया है। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, जिला परिषद का अध्यक्ष जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे स्तर ग्राम पंचायत को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे विकास योजनाओं की पहचान करें और उनकी प्राथमिकता तय करते हुए उसी के अनुसार ग्राम सभा की स्वीकृति से उसकी कार्य योजनाएं तैयार करें। ये चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ योजनाएं हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम वगैरह के बारे में चीज़ें दी गई हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। आगे चीज़ें थोड़ा सा क्या देखने की आवश्यकता देखिए, नहीं तो मत देखिए, बोर होंगे बेवजह। हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति आपको पता ही होगा, ग्रीन रिवोल्यूशन, और ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस प्री 2021 में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका बहुत अच्छे तरीके से प्रभाव था, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके अलावा बंगाल में बंगाल कह रहे हैं, पंजाब वगैरह में ज़्यादा इसका प्रभाव था, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा प्रभावित था। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, और आज की डेट में भी उसका प्रभाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यूएसए के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलाग ने बीजों पर अनुसंधान कर अधिक उत्पादकता वाले बीजों HYV हाई यील्ड वैरायटीज़ की खोज की थी, नॉर्मन बोरलाग। और यूपीपीसीएस ने 2019 में क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्मन बोरलाग को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया, तो शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया था नॉर्मन बोरलाग को। और भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है MS स्वामीनाथन जी को। MS स्वामीनाथन ने मैक्सिको की पद्धति को भारत में भी अपनाने पर बल दिया तथा भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी थी। MS स्वामीनाथन, इन्होंने एक लाइन बहुत इनकी अच्छी है, उन्होंने कहा था कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू द नेशन विथ ग्रेन्स नॉट गन्स। मतलब भविष्य उस देश का है जिसके पास अनाज है, उसका नहीं है जिसके पास हथियार है, जिसके पास गन है ना। तो ये चीज़ें हैं, जैसे आज की डेट में आप इसको जोड़ कर देख सकते हैं। गेहूँ वगैरह बैन कर दिया गया था भारत से, बैन है अभी भी। ओके, यहाँ पर 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके तहत अपनाया गया प्रायोगिक तौर पर 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत इसे अपनाया गया तथा 1966 से पूरे देश में लागू किया गया हरित क्रांति वगैरह। फोर्ड फाउंडेशन टीम बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहीं नहीं मिला होगा आपको, बहुत रेयर ही लोगों को पता होगा कि फोर्ड फाउंडेशन टीम 1959 की रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट आई, ने कृषि क्षेत्र के पुनर्संगठन की आवश्यकता की रूपरेखा प्रदान की भारत के लिए, है ना, जिसका शीर्षक भारत की खाद्यान्न समस्या और उसके निराकरण के लिए उठाए गए कदम। फोर्ड फाउंडेशन की टीम की रिपोर्ट ने कृषि क्षेत्र के पुनर्संगठन की आवश्यकता की रूपरेखा प्रदान की थी, याद रखिएगा। रिपोर्ट ने यह भी संस्तुति की कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जिलों से चुने गए प्रगतिशील किसानों को बेहतर तरीके और सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, जिससे उत्पादन में तत्काल और उल्लेखनीय वृद्धि हो। ओके, ठीक है। हाँ, IADP भी शुरू किया गया था, ये सब चीज़ें। और 1963 में उच्च श्रेणी के बीजों को अपनाए जाने में वृद्धि हुई, जो गेहूं की मैक्सिको की किस्मों और धान की ताइचुंग की स्थानीय किस्म के परिचय से हुई। गेहूं की किस्में, और फिर R8 धान बड़ा फेमस था। R8 धान, IR8 धान की किस्म ये थी। धान की ताइचुंग की स्थानीय किस्म से परिचय हुआ, ताइचुंग, याद रखिएगा। तो हरित क्रांति के बारे में कुछ चीज़ें थी। हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें और है कि क्षेत्र विकास और गरीब किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम, अलग अलग कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, योजनाओं को ज़रूर देख लीजिएगा।
जिस प्रकार से घटना चक्र में दिया गया है उसी प्रकार ईयर वाइज जो दिया है, जैसे पहले कौन से शुरू हुई फिर उसके बाद कौन से शुरू हुई, इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसको थोड़ा सा देखिएगा, प्रयास करिएगा कि थोड़ा बहुत याद हो जाए, पता हो जाए कब शुरू की गई है कौन सी योजना। तो थोड़ा बहुत अगर पता भी रहेगा तो एलिमिनेट कर ले जाओगे। भारत में विश्व के चारागाहों का 0.5% हिस्सा है, पर इसके पास विश्व के 18% से अधिक दुधारू पशु हैं। मतलब चारागाह वाला क्षेत्र सिर्फ 0.5% है पूरे विश्व का, लेकिन 18% पशु भारत में ही हैं पूरे विश्व के, है ना। जिस प्रकार से जनसंख्या की बात करें, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का सिर्फ 2.43% ही है। लेकिन भारत में जनसंख्या कितनी रहती है? विश्व की 17 से 18%। उसी प्रकार से चारागाह का क्षेत्र सिर्फ 5% भारत में है, लेकिन कितने प्रतिशत पशु हैं भारत में? दुधारू पशु 18%, विश्व के 18% पशु भारत में ही हैं। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है पूरे भारत के क्षेत्रफल का, यह सिर्फ 7.33% है। यानी कि 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। भारत के क्षेत्रफल, भारत के 100% क्षेत्रफल का ये कितना परसेंट है? 7.33% ही है, इतना ही है। याद रखिएगा, यूपी स्पेशल में ये सब क्वेश्चन खींच के मारे जा सकते हैं आपसे, है ना, पूछे जा सकते हैं। और कुछ कार्यक्रम है वर्तमान में शुरू किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में। वनवासी समागम कार्यक्रम मार्च 2021 का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र स्थित सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम परिषद के निकट आयोजित वनवासी समागम कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ स्कूल एवं अंत्योदय छात्रकुल का उद्घाटन किया गया। तो वनवासी समागम कार्यक्रम सोनभद्र में शुरू किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव आपको पता ही है। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से पद यात्रा को रवाना कर महोत्सव को प्रारंभ करने वाली गतिविधियों का उद्घाटन किया। 75वीं वर्षगांठ, ठीक है, 2022 में थी, 2021 में शुरू किया। वर्ष 1930 में 12 मार्च को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी और साबरमती आश्रम से नवसारी के दांडी तक दांडी मार्च निकाला था। अमृत महोत्सव ये जो है 15 अगस्त 2022 से 75 हफ्ते पहले शुरू है, जो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। यानी 75 हफ्ते तक चलेगा। 15 अगस्त 2022 से 75 हफ्ते पहले शुरू हुआ है। कब शुरू हुआ? 12 मार्च नहीं, 75वीं वर्षगांठ 2022 के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की एक श्रृंखला है। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया। अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 हफ्ते पहले शुरू हुआ है, जो 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। ठीक है, तो सॉरी 2023 तक चलेगा, ये याद रखिएगा, 15 अगस्त 2023 तक यह चलेगा। ठीक है, इसी कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े उत्तर प्रदेश के 4 स्थलों काकोरी लखनऊ में, काकोरी कांड पता ही होगा, शहीद स्मारक मेरठ, शहीद स्मारक बलिया, झांसी का किला, पंडित दीनदयाल सभागार भी इसमें आयोजन किया गया। अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर। ओके, ठीक है, चलिए। हाँ, 12 मार्च 2021 को पुराना करंट अफेयर है, पूछा नहीं जा सकता। प्रेरणा ज्ञानोत्सव अभियान 1 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशेष अभियान प्रेरणा ज्ञानोत्सव आरंभ किया गया। किसान कल्याण मिशन 6 जनवरी 2021 को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के पहले चरण का लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खंड से उद्घाटन करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों के लिए 100 कृषि कल्याण केंद्र प्रदेश को समर्पित किया है। ओके, और ये कार्यक्रम बताने का मेन मकसद क्या है? बाकी करंट अफेयर आप लोग घटनासार वगैरह पीसीएस के लिए पढ़े हों या फिर आपने नहीं पढ़ा है तो लेक्चर देख लीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर कह रहे हैं, जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यूट्यूब पे ही जाइए, इसी ऑनलाइन अधिकारी चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको करंट अफेयर का मिल जाएगा। वहाँ पर उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर एक लेक्चर है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्वेश्चन एक आध बन सकते हैं वहाँ से, है ना। उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग यूनिकोड जो 16 अंकों का होगा, लैंड होल्डिंग यूनिकोड जो 16 अंकों का होगा, 16 अंकों को जारी करने की प्रणाली शुरू की गई है। मिशन शक्ति अभियान बलरामपुर जनपद के देवी पाटन से शुरू किया गया था। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान 26 जून 2020 को शुरू किया गया था। तो ये कुछ अभियान वगैरह जो दिए गए हैं, और जो अभी पीछे मतलब कि जो करंट अफेयर वो भी देख लीजिएगा। बाकी जो योजनाएं यहाँ पर दी गई उसको भी आपको देखना ज़रूरी है, आप देख लीजिएगा।
ग्राम्य विकास और भूमि सुधार की बातें। ग्राम विकास और भूमि सुधार की बातें लगभग आपकी बताई जा चुकी हैं। देख लीजिए थोड़ा सा। ग्राम विकास की परियोजनाएं सूक्ष्म स्तर के वे प्रयास हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन लाते हैं। ये परिवर्तन कई आकार ले सकते हैं, जो साक्षरता के विकास में वृद्धि से लेकर कृषि उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास तक हो सकते हैं। अब साक्षरता में कैसे वृद्धि होगी? हमने बताया थी चकबंदी जब होती है तो चकबंदी में स्कूल वगैरह के लिए ज़मीनें, खेल कूद की ज़मीनें गांव में छोड़ी जाती है कि यहाँ पर स्कूल बनेगा, यहाँ पर पंचायत भवन बनेगा, यहाँ पर जो कि खेल कूद की यहाँ पर कुछ बनेगा, पार्क बनेंगे। तो अगर स्कूल वगैरह गांव में बनेंगे, जब स्कूल गांव में होगा तो क्या होगा, स्कूलों में शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा, गांव के बच्चे आसानी के साथ स्कूलों में जा सकते हैं। ठीक है, तो कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि और साक्षरता के विकास में भी वृद्धि ग्रामीण विकास से हो सकती है। बाकी यह चैप्टर नॉर्मली है। भूमि सुधार। भूमि सुधार शब्द का तात्पर्य विशेषता भूमि पट्टों के सुधार से है। पट्टा टेन्योर शब्द लैटिन भाषा के टेन्यो शब्द से बना, जिसका अर्थ कब्जा रखना होता है। इसलिए भूमि पट्टों का उपयोग उस परिस्थिति का वर्णन करने में होता है जिसके अंतर्गत भूमि पर कब्जा रखा जाता है। ठीक है, हाँ, भूमि सुधार की जो हमने बताया आपको पीछे की JC कुमारप्पन की कमेटी बनी थी, उनमें जो कि उन्होंने सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज यानी बिचौलिए जो ज़मींदार थे उनकी बात ख़त्म करने की बात की गई। दूसरे पे क्या किया गया, टेनेंसी रिफॉर्म किया गया कि मतलब जो कितना रेंट लिया जाता था उसको रिफॉर्म किया गया। तीसरी चीज़ की गई थी कि जो हदबंदी कर दी गई, मतलब कि एक तरह से कर दिया गया कि इतनी ही ज़मीन एक व्यक्ति के पास होगी। चौथी चीज़ जो है कि चकबंदी वाला बात हो गई। चकबंदी वाली बात हो गई कि अलग अलग जगह पर आपके खेत हैं तो एक जगह लाकर आपको दे दिया जाए। तो JC कुमारप्पन की कमेटी के द्वारा ये किया गया था और उसको सरकार ने फॉलो भी किया था। बाकी यही सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। हाँ, थोड़ा सा चीज़ें अलग हैं यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया कि आज भी 60% से अधिक श्रम शक्ति कृषि में ही लगी हुई है, जिसमें अधिकांश लोग या तो सीमांत किसान हैं या भूमिहीन श्रमिक जो अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। मुगल काल में पट्टों की व्यवस्था मूलतः रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत भूमि का मालिक सीधे किसान थे। रैयतवाड़ी में किसान थे। टोडरमल जो मुगल सम्राट अकबर के वित्त मंत्री थे ने भूमि मालगुजारी संकलन में सुधार करने के लिए औसत पैदावार का 1/3 निश्चित किया। 33%। उसका मूल्यांकन 10 वर्षों के औसत मूल्य के हिसाब से तय किया। इसीलिए इसको 10 साला बंदोबस्त भी कहा जाता था टोडरमल का, है ना, वित्त मंत्री की तरह थे वो, तो 10 साला बंदोबस्त भी कहा जाता। औरंगजेब की मृत्यु व मुगलों के पतन के दौरान एक नया बिजौलिया वर्ग उभरा जो किसानों से मालगुजारी एकत्र करते थे, जिसका 9/10वां भाग राजा को देते थे और 1/10वां भाग अपने पास रखते थे। ये कौन थे? ये थे जमींदार थे, जमींदार ही कह सकते हैं, है ना। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने पहले पेशेवर कर वसूलने वालों के जरिए मालगुजारी एकत्र करने व बाद में नीलामी के माध्यम से अधिकतम बोली लगाने वाले के माध्यम से प्रयास किया। जो अधिकतम बोली लगाएगा उसी को दे देंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने देख लिया। अब यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। देखिए क्या है, क्या लिखा गया है। पारंपरिक रूप से मालगुजारी वसूलने वालों, जिनका स्थानीय स्तर पर काफ़ी राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभुत्व था, को भूमि का स्वामी और मालगुजारी वसूलने के लिए सरकार का एक प्रतिनिधि मान लिया गया। क्या मतलब? पारंपरिक रूप से मालगुजारी वसूलने वालों, जिनका स्थानीय स्तर पर काफ़ी राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभुत्व था, है ना, दबदबा था, को भूमि का स्वामी और मालगुजारी वसूलने के लिए सरकार का एक प्रतिनिधि मान लिया गया। भूमि के वास्तविक मालिक केवल काश्तकार बन गए, जो मालिक की इच्छा से कभी भी बदले जा सकते थे, है ना। तो भूमि के वास्तविक मालिक केवल काश्तकार बन गए, जो मालिक की इच्छा से कभी भी बदले जा सकते थे। ठीक है, आगे यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। मालगुजारी समझौता क्या था? जिसमें गांव के प्रधान व्यक्ति को मालगुजार के रूप में पहचाना जाता था। मालगुजारी जिसमें गांव के प्रधान व्यक्ति को मालगुजार के रूप में पहचाना जाता। जागीरदारी व्यवस्था जिसमें जमींदार के पास भूमि स्वामित्व के अधिकार नहीं थे, लेकिन उनके पास मालगुजारी वसूलने के अधिकार थे। ठीक है, तो ये मालगुजारी समझौता, जागीरदारी व्यवस्था। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी आपने देख लिया। हाँ, यहाँ पर चीज़ें दी गई कि इस व्यवस्था के फलस्वरूप किसानों में सामाजिक असंतोष बढ़ा, जिसके परिणामस्वरूप चयन समिति की सिफारिश पर काश्तकारी अधिनियम 1959 में बंगाल कर कानून पारित हुआ। याद रखिए, काश्तकारी अधिनियम 1959 में पारित हुआ। 1959 इस अधिनियम ने काश्तकारों के कब्जों को परिभाषित करते हुए कहा कि वो सभी लोग जो किसी ज़मीन पर लगातार 12 वर्षों से कृषि कर रहे हैं उसके मालिक हैं। काम खत्म, है ना। कि काश्तकारी अधिनियम 1959 में क्या कहा गया? इस अधिनियम ने काश्तकारों के कब्जे को परिभाषित करते हुए कहा कि वो सभी लोग
जो किसी ज़मीन पर लगातार 12 वर्षों से कृषि कर रहे हैं उसके मालिक हैं, है ना। तो बजाओ ताली। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाउड कमीशन हमने बता दिया, और कुमारप्पा जीसी कुमारप्पन की कमेटी के बारे में हमने बता दिया। याद रखिएगा ये सब चीज़ें कई जगह आपके सामने मिल रही हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर देखिएगा, ज़रूर थोड़ा सा ठंडे दिमाग से एक बार और रिवाइज करिएगा। हाँ, ग्रामीण सामाजिक विकास की बात है। नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत नॉर्मल ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं। अब देखते हैं, आराम से देखते हैं कि आखिर गांव क्या होते हैं, उनके बारे में चीज़ें हैं कि जनजातियां क्या हैं, सीमावर्ती ग्राम क्या हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं आपसे। तो भारत में ग्रामीण शब्द को आमदनी के आधार पर परिभाषित किया जाता है ना। ग्रामीण के आप देखेंगे अभी घटना चक्र हो या फिर एक पूछा जाता है ग्रामीण का मतलब, ग्रामीण जैसे कि तत्सम तद्भव होता है। ग्रामीण अगर तत्सम है तो ग्रामीण का नहीं विलोम, ग्रामीण का गंवार बोला जाता है। गंवार की मतलब ग्रामीण शब्द है तो गंवार जो होगा उसका विलोम होगा। कैसे हो सकता है? गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं क्या ग्रामीण? और इसको इस पर आयोग वगैरह को इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं देने चाहिए, और जितनी भी किताबें वगैरह उसको इसमें से डिलीट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, है ना। ग्रामीण का गंवार कैसे होगा? क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं? बहुत से लोग पढ़े लिखे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि प्रॉपर सही तरीके से खेती कर रहे हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं प्रॉपर, जैसे कि किसान एक वो स्कीम नहीं है कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम हो गई, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हो गई। इन सब योजनाओं का बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी से इसका अध्ययन भी कर रहे हैं किसान, और शिक्षित किसान भी कर रहे हैं खेती। तो शिक्षित लोग नहीं है क्या? ग्रामीण का गंवार ही हो। गंवार का मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं हो। गंवार कहते हैं कि अनपढ़ गंवार, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो ये है, भारत में ग्रामीण शब्द को आमदनी के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ग्राम एक ऐसा अस्तित्व है जिसकी पहचान उसके नाम से है, और इसकी एक निश्चित परिसीमा भी होती है। सबको पता है कि एक सीमा होती है, तो वहीं क्षेत्र तक गांव होता है। कहते हैं गांव की चौहदी, हमने पिछले बारे में बताया था कि गांव की चौहदी एक बॉर्डर तक होता है कि यहाँ तक गांव होगा, नक्शा बना देते हैं लेखपाल साहब। छोटे बड़े शहरों के बाहरी भागों में बसे ग्रामों को आमतौर पर सीमावर्ती ग्राम कहते हैं। छोटे बड़े शहर हैं, उसके बाहरी भागों में बसे गांव जो हैं, शहरों के आसपास जो बसे गांव, उनको सीमावर्ती गांव कहते हैं। जहां कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिनकी वजह से धीरे धीरे उनकी मूल पहचान लुप्त हो रही, और जो अब शहरी दुनिया का भाग बन गए हैं। मतलब धीरे धीरे अब वो लोग गांव नहीं, अब शहर में परिवर्तित हो रहे हैं। बढ़िया तरीके से रोड्स मिल गए, बढ़िया तरीके से बिजली की व्यवस्था हो गई। तो गांव के लोग पहले बाहर सोते थे, लेकिन अब गांव के लोग घर में अंदर सोते हैं, पंखा चला के, कूलर चला के सो रहे हैं, प्रॉपर टीवी वगैरह देख रहे हैं, टेलीविज़न है सबके पास, फ़ोन चला रहे हैं। तो मतलब और प्रॉपर नौकरी करने जा रहे हैं। जो भी उत्पादन हो रहा है सीधे के लेके चले आ रहे हैं, मतलब कि जो भी गेहूँ, चावल, दूध, फल सब्जी का उत्पादन हो रहा है सीधे शहरों में पहुंचा रहे हैं। तो धीरे धीरे वो गांव परिवर्तित हो रहे हैं, परिवर्तित होकर शहरों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो वही सीमावर्ती ग्राम के अंतर्गत आएंगे। ओके, ग्रामीण समाज का आदर्श नमूना क्या है? ग्रामीण शब्द का अर्थ ग्राम, देहात या लोक समाज जैसे शब्दों से अदल बदल कर प्रयुक्त किया जाता है। देहात अर्थात कंट्री साइड शब्द का प्रयोग आमतौर पर पश्चिमी जगत में किया जाता है। मुख्यतः इसका अर्थ ऐसे स्थान से है जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी शांत जगह पर स्थित हो और जो प्रकृति के निकट हो, है ना। तो चलिए, तारों के शहर में यानी कि जहाँ पर रोड, मतलब जहाँ पर भीड़ भाड़ कम हो और गाड़ियों की पें पाँ प्यों पों जो हो रहा है ये भी ना हो, शोरगुल कम हो, प्रदूषण कम हो, प्रॉपर सही तरीके से नदियों का पानी कलकल करता हुआ बह रहा हो, ठीक है, नहरें वहाँ पर जा रही हों, किसान खेतों में काम कर रहे हों, फसलें लहलहा रही हों, पूरे तरीके से हरियाली हो। तो ऐसा ही क्या होता है, कंट्री साइड कहते हैं, यही गांव है, उसी को देहात कहते हैं, है ना, देहात भी कहते हैं। जैसे एक उत्तर प्रदेश का ज़िला भी है, कानपुर नगर है, तो कानपुर देहात भी है। कानपुर देहात से ही आपके वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान अभी तो हैं, आज की डेट में हैं, जब लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो आज की डेट में रामनाथ कोविंद जी हैं। और जनजातियाँ एवं कृषक, जनजाति की बात करें तो जनजाति को परिभाषित करने में विस्तृत जगत से इसके सदस्यों के अलग थलग होने की स्थिति पर विशेष जोर दिया जाता है। अलग थलग होते हैं थोड़ा सा ये लोग, क्योंकि अन्य समुदायों से जनजाति का केवल नाम मात्र का संबंध होता है। इसकी अपनी मूल संस्कृति होती है और जो अन्य समुदायों की संस्कृति से बहुत कम मेल खाती है। मानव विज्ञान संबंधी साहित्य में जनजाति समुदायों को सांस्कृतिक पृथक समूह कहा जाता है। सांस्कृतिक पृथक समूह कहा जाता है। मानव विज्ञान संबंधी साहित्य में जनजाति समुदायों को सांस्कृतिक पृथक समूह कहा जाता है।
ओके। सर्वप्रथम अमेरिकी मानव विज्ञानी A.L. क्रोबर ने अपने लेखों में कृषक शब्द को परिभाषित किया। A.L. क्रोबर ने क्या किया? कृषक शब्द को परिभाषित किया। तो कृषक शब्द को किसने परिभाषित किया? A.L. क्रोबर। A.L. क्रोबर का से कृषक, याद कर लीजिए। उनके द्वारा दी गई कृषक की परिभाषा के अनुसार कृषक निश्चित रूप से ग्रामीण होते हैं। इसके अलावा उनका संबंध शहरी बाजारों से होता है। वे एक बड़े जनसमुदाय का ऐसा वर्ग है जिसमें अक्सर शहरी केंद्र और कभी कभी महानगर भी होते हैं। इसमें जनजाति से जन समुदायों की पृथकता, राजनीतिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता नहीं होती, लेकिन इनके स्थानीय इकाइयों में अपनी अस्मिता, एकजुटता और अपनी मिट्टी एवं पूजा पद्धतियों के प्रति लगाव अभी सुरक्षित है। ठीक है, तो ये A.L. क्रोबर ने कृषक शब्द को परिभाषित किया था। ठीक है, चलिए। हाँ, ग्राम में शहरों से परिवर्तित होने वाले ऐसे क्षेत्रों को रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने विकासवादी शहर कहा है। मतलब जो गांव हैं वो शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं, तो रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने विकासवादी कहा। रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन, है ना, रेडफील्ड और मिल्टन का आता है, एक तो मिल्टन का आता है वो थर्मस होता है ना, थर्मस ही बोलेंगे, तो वो बॉटल होता है। तो मिल्टन वाला बॉटल होता है जो अगर उसको गर्म करेंगे तो रेड हो जाएगा। यानी मिल्टन और रेडफील्ड ने विकासवादी शहर कहा। किसको? जो सीमावर्ती गांव थे। सीमावर्ती गांव कौन से थे? वो ये गांव जो शहरों के बॉर्डर के इर्द गिर्द बसे हुए हैं, धीरे धीरे परिवर्तित हो रहे हैं, उनको कहा है। ठीक है, हाँ। ऐसे शहरों की मूल उत्पत्ति इनके गांव से होती है। बाहरी आबादी का इन पर कोई असर नहीं होता। जब शहर में अलग अलग लोग आकर बसते हैं, जैसा कि भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान हुआ था, औपनिवेशिक काल में हुआ था, तो इन्हें विजातीय शहर, हेट्रोजेनेटिक सिटी कहते हैं। ऐसा शहर बाहर से आए व्यक्तियों से बनता है, अर्थात इसका उद्भव स्थानीय गाँव से नहीं होता। तो शहरों में आप देखेंगे कि दूर दूर से लोग, कहीं पर मान लीजिए बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आंध्र प्रदेश के लोग भी आकर बसे हैं, दिल्ली में केरल के लोग भी आकर बसे हैं, दिल्ली में यूपी के लोग भी हैं, दिल्ली में हरियाणा के लोग भी हैं, दिल्ली में हिमाचल के लोग भी हैं, दिल्ली में आसाम के लोग भी हैं, दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश के लोग भी हैं, और आस पास एक जगह बसे हुए मिल जाएंगे। तो ये हो जाए कौन से? विजातीय शहर, हेट्रोजेनेटिक सिटी। शहरों की यही विविधता है। शहरों में विविधता बहुत ज़्यादा होती है, गांव में कम होती है। आपसी लोगों में, गांव में देखेंगे ज़्यादातर जाति वगैरह में थोड़ा बहुत विभाजित होते हैं लोग। यहाँ पर देखिए वर्ग, जाति सब में विभाजित होते हैं। और शहरों में ज़्यादातर जाति पर, धर्म पर ज़्यादा उतना फोकस नहीं होता है, लेकिन होता किस पे फोकस है? उच्च आय वाले लोग होते हैं, मध्यम आय वाले होते हैं और निम्न आय वाले होते हैं लोग, है ना। और भारत को जानना है, बेहतर तरीके से जानना है, तो एक ऐसी ट्रेन के सामने जाकर खड़े हो जाइएगा जिस ट्रेन में AC की भी बोगी हो, जिस ट्रेन में जनरल की भी बोगी हो, जिस ट्रेन में स्लीपर की भी बोगी हो। आप भारत को जान जाएंगे कि एक मध्यम वर्ग कौन है, एक एकदम निम्न स्तर वाला वर्ग कौन सा है और एक उच्च स्तर वाला वर्ग कौन सा है। उच्च स्तर में भी अलग अलग हैं, एक 3AC, एक 2AC, एक 1AC, है ना। ये भी चीज़ें हैं और उससे भी बेहतर चीज़ें और भी अब आने वाली हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। बोर तो आपको नहीं होना चाहिए, पढ़ रहे हैं तो बोर क्या। चलिए, ग्रामीण समुदायों में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आंतरिक गतिशीलता का चलन काफ़ी प्रचलित है, लेकिन कभी कभी सहयोग के अभाव में या कम प्रचार के कारण यह पर्याप्त जोर नहीं पकड़ पाता और परिणामस्वरूप शहरी दमनकारी शक्तियों के हाथों ग्रामीण का शोषण लगातार होता चला जाता है। मार्शल साहलिन ने ऐसे कृषकों को दुर्बल कहा है। किसको? ग्रामीण समुदाय में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आंतरिक गतिशीलता का चलन काफ़ी प्रचलित है, लेकिन कभी कभी सहयोग के अभाव में या कम प्रचार के कारण यह पर्याप्त जोर नहीं पकड़ पाता और परिणामस्वरूप शहरी दमनकारी शक्तियों के हाथों ग्रामीण का शोषण लगातार होता चला जाता है। मार्शल साहलिन सह रहे हैं, साहलिन ऐसे कृषकों को दुर्बल कहा है। ठीक है, जिनमें अपनी मौजूदा अवस्था में परिवर्तन लाने के क्रांतिकारी जोश का अभाव है। ठीक है, चलिए। हाँ, शहरी विशेषताएं, वही हम कह रहे हैं कि सांस्कृतिक विविधता का स्वरूप है शहर, क्योंकि यहाँ अलग अलग संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ जीवन यापन के तरीके में भी भारी विविधता पाई जाती है। आय, आवास और शिक्षा आदि के संदर्भ में भी भारी विविधता पाई जाती है। यहाँ प्रौद्योगिकी का स्वरूप जटिल होता है और इसे घर बैठकर नहीं सीखा जा सकता है। यहाँ प्रौद्योगिकी का स्वरूप जटिल होता है और इसे घर बैठकर नहीं सीखा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं।
हाँ, रेडफील्ड ने लघु समुदाय की भी संकल्पना को प्रस्तावित किया। देखिए इन लोगों का नाम जो है, एक आध क्वेश्चन यहाँ से खींचे जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ज़्यादा लोग नहीं हैं, जितने लोग हैं थोड़ा थोड़ा एक बार दो बार तीन बार देखेंगे, याद हो जाएगा। आपको याद हो जाएगा तो एग्ज़ाम में आएगा तो आप टक से मार के आओगे और 85+ क्वेश्चन सही करके आओगे तो लेखपाल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, कानून के साहब के पास पहुँच जाओगे। रेडफील्ड ने लघु समुदाय की संकल्पना प्रस्तावित किया, जिसकी एक ग्राम के रूप में कल्पना की जा सकती है। लघु समुदाय की निम्नलिखित विशेषताएं हैं: छोटा आकार, पूर्णतया आत्मनिर्भर, सजातीय और अपेक्षाकृत पृथक होकर रहना। इसके सदस्य सामान्यतः निरक्षर होते हैं, अर्थात इनकी परंपरा लिखने पढ़ने के काम पर निर्भर नहीं करती है ना। तो भैया लेखपाल जी कानूनगो के अंडर रहते हैं, कानूनगो के अंडर रहते हैं। अगर लेखपाल बनना है तो लेखपाल को एक तरह से बैकअप प्लान ही मानकर चलिएगा, बैकअप प्लान ही मानकर चलिएगा कि PCS, IAS या फिर कोई और पोस्ट आपको नहीं प्राप्त हो पा रही तो कम से कम लेखपाल तो प्राप्त हो जाइए, अपना रोटी की व्यवस्था तो कर लीजिए। तो लेखपाल साहब देखिए SDM साहब होते हैं, तहसीलदार साहब होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, कानूनगो तो नीचे आते हैं, कानूनगो के नीचे लेखपाल जी होते हैं। तो एक SDM वगैरह SDM साहब के अंतर्गत कई ठो लेखपाल लोग होते हैं, है ना। तो इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट की आशा मत करिएगा कि SDM साहब इतनी रिस्पेक्ट करेंगे, तो इसलिए बैकअप प्लान ही रखिएगा, बाद में छोड़ दीजिएगा उन लोगों के लिए जो लोग कम मतलब कि जो लोग तैयारी वगैरह नहीं करते हैं UPSC PCS के लिए, तो उनके लिए खाली कर दीजिएगा वैकेंसी, क्योंकि वैकेंसी आप तभी खाली करोगे जब आप हो जाओगे सेलेक्ट इससे ऊपर वाली पोस्ट पर। तो प्रयास जारी रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। लैटिन भाषा में शहर और सभ्यता दोनों का अर्थ एक ही है। शहर का अर्थ बुद्धिजीवियों के समूह के आवास स्थान से भी है, जिसे रेडफील्ड साक्षर समाज कहता है, और जिसका काम लघु परंपरा को परिष्कृत और क्रमबद्ध करके उसे उच्च स्तर की परंपरा के रूप में सृजित करना है ना। लघु समुदाय जो निरक्षर है, लेकिन साक्षर समाज जो है शहर वाला है, तो शहर वालों का रेडफील्ड कह रहे हैं कि इनका काम है कि जो लघु समुदाय है उसको धीरे धीरे बनाइए कि मतलब साक्षर हों, वो लोग बृहद समुदाय की तरफ बढ़ें। अब कुछ किताबें लिखी गई हैं। SC दुबे की इंडियन विलेज, DN मजुमदार की रूरल प्रोफाइल, मैकिम मैरियाट की विलेज इंडिया और MN श्रीनिवास की इंडियाज़ विलेजेस, ये सब किताबें आपको याद करनी पड़ेंगी। क्या पता पूछा जाए, और नहीं याद हो रहा है तो छोड़िए। इसी वर्ष इरावती कार्वे की अध्यक्षता में मद्रास में भारतीय समाज की स्थिति पर एक सम्मेलन किया गया, जिसमें रॉबर्ट रेडफील्ड ने भी भाग लिया था। इस सम्मेलन में ग्राम अध्ययन और उनके विस्तार क्षेत्र पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन का पूरा ब्यौरा सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। मान लीजिए UPSSC का लेखपाल का कोई पेपर बना रहा है और वो मतलब ऑथेंटिक बुक, बहुत बेहतर बुक के रूप में घटना चक्र को माना जाता है, ज़्यादातर चीज़ें नहीं गलत होती हैं। अगर वो घटना चक्र उठाते हैं तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में सामने आएंगी, और ये सब चीज़ें जब आएंगी तो ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में मिलेंगी, मानकर तो चलिए। ठीक है, उसके अलावा और भी किताबें हैं। इटावा परियोजना 1958 में एल्बर्ट मेयर द्वारा रचित पुस्तक पायलट प्रोजेक्ट इंडिया में इटावा परियोजना की मुख्य उपलब्धियों का सार दिया गया। तो इटावा परियोजना क्या है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। इटावा परियोजना क्या है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, ग्लोरिया गुडविन रहेजा की पुस्तक द पॉइजन इन द गिफ्ट, बहुत महत्वपूर्ण। ग्लोरिया गुडविन रहेजा की पुस्तक द पॉइजन इन द गिफ्ट में सहारनपुर के एक ग्राम में व्याप्त जाति व्यवस्था के स्वरूप का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण इतिहास के विद्यार्थियों के लिए MA शाह की एक्सप्लोरिंग इंडियाज़ रूरल पास्ट का विशेष महत्व है। भारत में ग्रामीण समाज पर सर्वाधिक नवीनतम संग्रह वंदना मदान की पुस्तक द विलेज इंडिया 2002 की पुस्तक है। वंदना मदान की पुस्तक है द विलेज इन इंडिया। भारत तो गाँव में बसता है, गांधी जी ने कहा कि भारत तो गांव में बसता है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए 2011 की जनगणना के अनुसार 31.16% जनसंख्या भारत की गांव में रहती है, और शहरों में रहती है। बाकी 68.8% जनसंख्या भारत की गांव में रहती है। गांव में 68%, 50% से बहुत ज़्यादा, है ना। इतने परसेंट जनसंख्या भारत की गाँव में रहती है। ठीक है, इसीलिए वंदना मदान की द विलेज इंडिया पुस्तक जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप। MA शाह की एक्सप्लोरिंग इंडियाज़ रूरल पास्ट। उसके अलावा ग्लोरिया गुडविन रहेजा की पुस्तक है द पॉइजन इन द गिफ्ट। द पॉइजन इन द गिफ्ट में सहारनपुर के एक ग्राम में व्याप्त जाति व्यवस्था के स्वरूप का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। ओके, चलिए। बाकी ग्रामीण समाज, जनजाति समाज, शहरी समाज, ये सब आपने देख लिया।
यहाँ पर भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि सीमावर्ती ग्राम आपने देख लिया। जैविक संकल्पना की बुनियादी या मूल इकाई कोशिका है। कहते हैं ना कि सेल जो होती है कोशिका होती है। इसी तरह समाज की बुनियादी इकाई वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति विशेष हैं, है ना। कहते हैं इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल हो गया, पॉपुलेशन हो गई, कम्युनिटी हो गया, कम्युनिटी, उसके बाद इकोसिस्टम वगैरह हो जाता है, कम्युनिटी, बायोम, इकोसिस्टम, तो ये हो जाता है इंडिविजुअल पॉपुलेशन के बाद। वैसे ही जैसे शरीर में, मानव शरीर का मुख्य चीज़ क्या है? कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है मानव शरीर में, ये बताइएगा। जैसे कोशिका जो है कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, वो एक इकाई है। उसी प्रकार से ग्रामीण समाज हो या समाज की बात करेंगे तो वहाँ पर एक इंडिविजुअल, जैसे आप ही क्या हैं? बुनियादी इकाई हैं, रहने वाले व्यक्ति। जब कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं तो ऊतक बनता है। इसी तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करते रहते हैं, और जब सबसे छोटा समूह दो व्यक्तियों से बनता है तो इसे डियाड कहते हैं। क्या कहते हैं? डियाड। याद रखिएगा, जब सबसे छोटा समूह दो व्यक्तियों से बनता है तो इसे डियाड कहते हैं, है ना। तो आर्टिकल 252 में क्या लिखा गया है? 252 अनुच्छेद में क्या है? दो या दो से, यानी 252 में क्या लिखा गया है, किस बारे में बातें हैं, ये कमेंट कर दीजिएगा। बहुत से लोग तो यहाँ तक लेक्चर नहीं देख रहे होंगे, बहुत रेयर ही लोग हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन पूछा था, उसको अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया है, क्योंकि 2 घंटे का लेक्चर देखना नहीं चाह रहे हैं लोग। तो आप दे रहे हैं एग्ज़ाम, आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ना हो तो पढ़िए, है ना। अब ज़बरदस्ती, अब छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती बैठाया जाता है डंडा लेके। अब आप लोग ग्रेजुएट लोग हैं, ग्रेजुएट लोगों को थोड़े बैठाया जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। चलिए कमेंट करिएगा, देखते हैं कौन पहुंचता है यहाँ तक। हेराल्ड गोल्ड के अनुसार जाति एक अधिकार रूपी संघ है, अर्थात एक ही जाति के लोगों का अपना एक जैसा पेशा या धंधा होता है ना। तो ये सब चीज़ें, जाति वर्ग के बारे में चीज़ें छोड़िए, ये सब चीज़ें से बहुत रेयर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आएंगे भी तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें समाप्त होती हैं आपकी, जो कि ग्रामीण विकास पूरे तरीके से आपका कंप्लीट होता है। और जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी, हाँ, ग्रामीण विकास के अंतर्गत आपको पढ़ना चाहिए क्या? आपको अच्छे तरीके से योजनाओं को पढ़िए। 1 महीना, लगभग 1 महीना बचा है, 24 जुलाई को पेपर है ना। योजनाएं जो हैं दी गई हैं घटना चक्र में, और भी कोई बुक में आपको मिले तो उसमें पढ़िए योजनाएं अच्छे तरीके से। योजनाएं जब आप पढ़ लेते हैं तो योजनाओं के बाद आप यूपी स्पेशल पढ़िए, और जितना हमने आपको बताया ग्रामीण विकास उसको आप पढ़िए, ठीक है। और साथ ही साथ ये इतनी चीज़ों से, और करंट अफेयर भी थोड़ा सा फोकस रखिए। एक क्वेश्चन आपको आपकी सफलता के करीब लेकर जाएगा, है ना। हाँ, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ, आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब चीज़ें हो गई, कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं यहाँ पर हमने वही क्वेश्चन जो 2015 वाले पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है, कहा गया कि इंदिरा आवास योजना जो केंद्र समर्थित योजना है, इंदिरा आवास योजना जो शुरू की गई थी, बहुत पहले की योजना है, केंद्र समर्थित योजना। 75% केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकार इसमें देती है। यही क्वेश्चन पूछा गया, 15 में पूछा गया, ये इंदिरा आवास तब पूछा गया है। अब आने वाले समय में 2015 के बाद से जितनी योजनाएं हैं वहाँ से पूछा जा सकता है। नरेगा का पूर्ण रूप क्या है? NREGP तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है। फिर मनरेगा भी देख लीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है ना, इसको भी देख लीजिए कब शुरू किया गया है, ठीक है। हाँ, घरेलू व्यक्तिगत और सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो क्या दिया जाता है? बट्टा दिया जाता है। यदि कोई उपभोक्ता 100 लीटर या अधिक का सोलर वाटर हीटर स्थापित करता है तो उसे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद्युत बिल में प्रतिमाह 100 रुपया वास्तविक बिल की रियायत प्रदान करेगा। ये 2015 से पहले की बातें हैं, अब वर्तमान में स्थिति परिवर्तित हो चुकी है, ठीक है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? मतलब कितना वजन है, किस आवृत्ति पर करना चाहिए? तो अर्धवार्षिक, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ें दी गई, देखिए बच्चों को परोसे गए मिड डे मील की नियमितता एवं पौष्टिकता, दैनिक रूप से सामाजिक एवं लिंग समानता का प्रोत्साहन रोज करना है। मिड डे मील पकाने, परोसने, उपभोग करने में स्वच्छता रोज करनी है। उत्तम गुणवत्ता के ईंधन सामग्री इत्यादि की समयबद्ध सुरक्षा साप्ताहिक, ये देख लीजिएगा चीज़ें। बाकी यहाँ पर मनरेगा में भी 75-25 है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके घटना चक्र में दिए गए हैं, आप खुद से भी बेहतर तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो
ये रहा लेक्चर। आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ग्रामीण समाज वैसे हम पढ़ाने वाले नहीं थे, लेकिन हमने ग्रामीण समाज आपको पढ़ाया, प्रयास किया। हमें भी बहुत कुछ यहाँ से जानने को मिला है कि ग्रामीण समाज आखिर है क्या, लेखपाल क्या हैं, कानूनगो क्या हैं, किस प्रकार से ग्रामीण व्यवस्था चल रही है, वीडियो साहब कौन है, वीडियो कौन है। आपको भी बहुत सी चीज़ें पता चली होंगी। खसरा क्या है, खतौनी क्या है, हदबंदी क्या है, चकबंदी क्या है। आपने बहुत कुछ देखा और समझा। तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, बहुत कुछ आपने सीखा। ब्लॉक स्तर पे कैसे काम होता है, तहसील स्तर पे, जिला पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, बीडीसी कौन है, वीडीसी कौन है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उसके आंसर जरूर करिए। बाकी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर रेगुलर क्विज वगैरह में पार्टिसिपेट करिए। मेंस के वहाँ पर रेगुलर आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, अगर आप मेंस दे रहे हैं तो उसको ज़रूर उसको लिखिए और 9559 पर आप लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे किसी और लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।